चर्चा दो ऐसे शब्दों पर है जो हमारे पूरी जिंदगी को एक तरह से चलाते हैं, संवेग और आदत। हाँ, मतलब हमारे मन के वो तूफान जो अचानक उठते हैं और हमारी वो दिनचर्या जिसे हम लगभग बिना सोचे समझे जीते हैं। और ये दोनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं काम कैसे करती हैं। बिल्कुल, परत दर परत जानेंगे कि हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं, उनका मकसद क्या है और हमारी आदतें बनती और बिगड़ती कैसे हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवेग यानी इमोशंस की। ये है क्या चीज़? जब हम कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ, तो असल में हमारे अंदर हो क्या रहा होता है? देखिए, ये समझने के लिए हमें इस शब्द की जड़ तक जाना होगा। इमोशन या संवेग शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द इमोवेरे से निकला है। इमोवेरे। जी, और इमोवेरे का मतलब होता है हलचल मचाना या उत्तेजित कर देना। टू स्टर अप। हाँ, तो संवेग हमारे मन की वो अवस्था है जब हमारी शांति भंग हो जाती है, जब अंदर एक हलचल मच जाती है। यानी ये शब्द ही अपने आप में पूरा मतलब छिपाए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि संवेग व्यक्ति की गतिमय या आवेशपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी हालत जब हम शांत नहीं होते बल्कि अंदर से हिल जाते हैं, एक आवेश में आ जाते हैं। और क्रो एंड क्रो ने भी तो यही कहा था कि ये हमें सामान्य स्थिति से अलग कर देती है। हाँ, एकदम। सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा खुश होती हैं या गुस्से में होती हैं, तो क्या आप वैसे ही सोचती या बर्ताव करती हैं जैसा आप आमतौर पर करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस, आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाती है और यही हलचल, यही बदलाव संवेग है। तो फिर ये संवेग आते कहाँ से हैं? क्या हम कुछ खास इमोशंस के साथ ही पैदा होते हैं या सब कुछ यहीं आकर सीखते हैं? इस पर मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन ने बहुत दिलचस्प काम किया था। उनके अनुसार हम सब जन्म के समय सिर्फ 3 बुनियादी संवेगों के साथ पैदा होते हैं। सिर्फ 3? जी हाँ, सिर्फ 3। ये हमारे इमोशनल एबीसी की तरह है। भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर और प्रेम मतलब लव। बस 3? ये बात थोड़ी हैरान करती है। मतलब हमारी सारी जटिल भावनाएं, जैसे किसी से जलन होना या किसी पर गर्व महसूस करना, क्या ये सब सिर्फ इन 3 से ही बनी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। वॉटसन का सिद्धांत यही कहता है कि ये 3 हमारे मूल संवेग हैं, हमारे इमोशनल फर्स्ट प्रिंसिपल्स। बाकी के सभी जटिल संवेग इन्हीं के अलग अलग मिश्रण या मतलब सीखे हुए रूपों से बनते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे नौकरी खोने की चिंता, वो असल में भय का ही एक सामाजिक रूप है। या किसी से जलन होना प्रेम और भय का मिश्रण हो सकता है, किसी को खोने का भय। अच्छा, तो ये 3 रंग हैं और बाकी सारे इमोशंस इन्हीं रंगों को मिलाकर बनते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये रंग और गहरे और जटिल होते जाते होंगे। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 2 से 6 साल की उम्र तक आते-आते एक बच्चे में लगभग 8 तरह के संवेग विकसित हो जाते हैं, पर बुनियाद वॉटसन के बताए उन्हीं 3 संवेगों पर टिकी होती है: भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है। आमतौर पर हम इमोशंस को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अच्छे और बुरे। क्या ये वर्गीकरण सही है? ये समझने का एक आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा अधूरा है। पॉजिटिव संवेग वो हैं जो हमें सुखद अनुभव देते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह और खुशी। ये हमें ऊर्जा देते हैं। और नेगेटिव संवेग? वो दुखद अनुभव देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और भय। ये हमारी सोच को एक तरह से सिकोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ खतरे पर लगा देते हैं। मतलब ये कि नेगेटिव इमोशंस हमेशा बुरे नहीं होते। जैसे भय का संवेग हमें खतरों से बचाता भी तो है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नेगेटिव का मतलब बेकार नहीं है। भय हमें सतर्क करता है, गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दे सकता है। अच्छा। ये संवेग हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। समस्या तब होती है जब ये हम पर हावी हो जाते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। तो वॉटसन ने हमें बताया कि हमारे मूल संवेग क्या है, लेकिन ये हमें महसूस क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई सिद्धांत है? हाँ, और यहाँ पर विलियम मैकडूगल का सिद्धांत बहुत रोचक है। उन्होंने कहा कि हर संवेग के पीछे एक मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट जुड़ी होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब? मूल प्रवृत्ति एक तरह का जन्मजात व्यवहार है जो हमें किसी खास स्थिति में एक खास तरीके से काम करने के लिए उकसाता है। मतलब पहले एक प्रवृत्ति जागती है और फिर उससे जुड़ा इमोशन पैदा होता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मैकडूगल ने ऐसी 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पलायन की मूल प्रवृत्ति।
पलायन मतलब भागना? हाँ, जब हमारे सामने कोई खतरा आता है तो हमारे अंदर से भागकर खुद को बचाने की एक प्रवृत्ति जागती है और इसी पलायन की प्रवृत्ति के साथ भय का संवेग जुड़ा हुआ है। प्रवृत्ति कहती है भागो और संवेग उस भागने के लिए शरीर और मन को तैयार करता है। क्या कुछ और उदाहरण है जो इससे और साफ कर सके? जरूर। एक शब्द है युयुत्सा। सुनने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब है लड़ने की इच्छा या कॉम्बैट। अच्छा, जैसे जब कोई ट्रैफिक में गलत तरीके से कट मारता है और अंदर से लड़ने का मन करता है। एकदम सही। उस पल जो तेज गुस्सा आता है, मैकडोगल के अनुसार वो युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति के जागने की वजह से है। इसी तरह जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागती है और उससे आश्चर्य का संवेग पैदा होता है। तो हमारे इमोशंस हवा में पैदा नहीं होते, वे हमारी गहरी जैविक प्रवृत्तियों से जुड़े हैं। अब अगर हम इन इमोशंस की बनावट को देखें तो इनकी कुछ खासियतें क्या हैं? इनकी कई खासियतें हैं। पहली और सबसे जरूरी, ये अस्थायी होते हैं, टेम्पररी। मतलब कोई भी इमोशन हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल। गुस्सा आता है और चला जाता है। हाँ। खुशी महसूस होती है पर वो भी हमेशा नहीं टिकती। ये लहरों की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। और दूसरी खासियत मुझे हमेशा बहुत मानवीय लगती है, स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है ऑफिस में बॉस पर आया गुस्सा, घर आकर बच्चों पर निकालना। एकदम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉस पर गुस्सा निकालना खतरनाक हो सकता है, जबकि घर एक सुरक्षित जगह लगती है, तो संवेग अपना निशाना बदल लेता है। और जब कोई तीव्र संवेग आता है तो सिर्फ मन में ही नहीं, शरीर में भी तो हलचल होती है। बिल्कुल। ये तीसरी विशेषता है, शारीरिक परिवर्तन। जब आप डरते हैं या गुस्से में होते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, मुट्ठियां भिंच जाती हैं। हाँ, ये हमारा शरीर हमें लड़ने या भागने यानी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर रहा होता है। और इसमें हमारे शरीर के अंदर के केमिकल्स का भी तो हाथ होता होगा। निश्चित रूप से। और ये चौथी विशेषता है परिपक्वता। इसमें हमारी अंतस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। जैसे किशोरावस्था में गुस्सा या खुशी कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है, वो काफी हद तक इसी हार्मोनल बदलाव का नतीजा है। इन सब को जानकर एक बात साफ होती है कि इमोशंस को दबाना शायद सही तरीका नहीं है। ये तो एक नेचुरल फोर्स की तरह है। ये सबसे जरूरी बात है। संवेगों का दमन नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ नियंत्रित या मैनेज किया जा सकता है। भावनाओं को दबाना वैसा ही है जैसे एक बीच बॉल को पानी के नीचे जबरदस्ती दबाकर रखना। वो और जोर से ऊपर आएगी। बिल्कुल, उतनी ही जोर से सतह पर वापस उछलेगी, शायद किसी गलत वक्त पर। और ये मैनेज करने का आइडिया ही हमें एक बहुत ही चर्चित कॉन्सेप्ट पर लाता है, संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। हाँ, सीधे शब्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, पहचानने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की काबिलियत है। ये सिर्फ होशियार होना नहीं है। नहीं, ये भावनाओं की दुनिया में होशियार होना है। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 में मेयर और सलोवे नाम के मनोवैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन इसे घर घर तक पहुंचाने का श्रेय तो डैनियल गोलमैन को जाता है ना? उनकी 1995 में आई किताब ने इसे बहुत मशहूर कर दिया। हाँ, गोलमैन ने इस एकेडमिक कॉन्सेप्ट को आम लोगों के लिए आसान और प्रासंगिक बना दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता के लिए सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EI कहीं ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो गोलमैन के अनुसार इस इमोशनल इंटेलिजेंस में होता क्या-क्या है? इसके हिस्से क्या है? गोलमैन ने इसके 5 मुख्य घटक बताए हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है खुद से जुड़ा, यानी हमारा आंतरिक संसार, इंट्रापर्सनल। जी। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहली, आत्म जागरूकता, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि मैं इस वक्त कैसा और क्यों महसूस कर रहा हूं। दूसरी, आत्म प्रबंधन या सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं के बहाव में बहना जाना बल्कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। और तीसरी, आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। और दूसरा हिस्सा दूसरों से जुड़ा है, हमारा बाहरी संसार। सही कहा, इंटरपर्सनल। इसमें 2 घटक हैं। पहला और बहुत जरूरी, परानुभूति, मतलब एम्पैथी, खुद को दूसरे की जगह रखकर समझना। बिल्कुल, ये हमदर्दी से ज्यादा गहरा है। और दूसरा है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना। ये पांचों मिलकर एक उच्च EI का निर्माण करते हैं। तो हमने समझा कि इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है और किसी चीज को लगातार मैनेज करने की कोशिश ही तो
आदत की तरफ पहला कदम है? ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमें चर्चा के दूसरे हिस्से पर लाता है। आदत, हैबिट। हाँ, इसे अक्सर हमारा दूसरा स्वभाव भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व में इतनी रच बस जाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी? आदत बनती कैसे है? मनोवैज्ञानिक गैरेट के अनुसार आदत उस व्यवहार का नाम है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना? हाँ, या गाड़ी चलाते हुए गियर बदलना। हमें इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है। ऐसा क्यों होता है? दिमाग में ऐसा क्या होता है कि कोई काम ऑटोमेटिक हो जाता है? जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता बन जाता है, एक न्यूरल पाथवे। एक पगडंडी की तरह? बिल्कुल। जितनी बार हम उस काम को दोहराते हैं वो रास्ता उतना ही मजबूत और पक्का होता जाता है। फिर दिमाग को ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, वो उसी बने बनाए रास्ते पर चल पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि आदतें जन्मजात नहीं होती। कोई भी आदत लेकर पैदा नहीं होता। ये सबसे शक्तिशाली विचार हैं। आदतें हमेशा वातावरण से अर्जित की जाती हैं, यानी अक्वायर्ड होती हैं। हम उन्हें सीखते और अपनाते हैं। और अगर आदतें सीखी जा सकती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि बुरी आदतों को भुलाया भी जा सकता है और अच्छी आदतों को बनाया भी जा सकता है। ये हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति देता है। आदतों की और क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो यही कि ये अर्जित होती हैं। दूसरी विशेषता है सरलता। आदत बनने के बाद कोई भी मुश्किल काम आसान लगने लगता है और उसे करने में थकान भी कम होती है। जैसे पहली बार कार चलाना सीखा था तो कितना ध्यान लगाना पड़ता था और अब ये कितना आसान लगता है। एकदम। तीसरी विशेषता है एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी। आदतें हमारे व्यवहार में एक स्थिरता लाती हैं। लोग हमें हमारी आदतों से भी पहचानते हैं। वो तो रोज सुबह दौड़ने जाती है या उसे तो बात बात पर गुस्सा करने की आदत है। सही। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिणाम। आदतें न्यूट्रल नहीं होती, उनका कोई न कोई नतीजा जरूर होता है। अच्छी आदतें जीवन को सुखी बनाती हैं। और बुरी आदतें जैसे टाल मटोल करना या धूम्रपान करना जीवन को दुखद बना सकती हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने संवेगों की दुनिया को समझा, उनकी उत्पत्ति से लेकर वॉटसन और मैकडोगल के सिद्धांतों तक, और फिर हमने देखा कि कैसे उन संवेगों को इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए साध कर हम अपनी आदतों के मालिक बन सकते हैं।